बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी, यूनिट नंबर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का। इसका हमारा आज थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। हम उसके बाद इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी। हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन असल में है क्या? हमने जिससे पहले टॉपिक सबसे पहले पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जैसे यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो हमने कल टॉपिक या पिछली अपनी वीडियो में टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नेट से करंट पैदा किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, यानी द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट ऑफ द नेबरिंग कॉइल। यानी हमने एक ऐसे फिनोमिना के बारे में पढ़ना है जिसमें हम एक कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करवा रहे हैं, मतलब कि उस कॉइल के अंदर नो करंट, यानी जो फर्स्ट आपका कॉइल है या जिस कॉइल के अंदर आप करंट इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं उसमें करंट मौजूद नहीं है। और उसमें मैग्नेट के तौर पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं? नेबरिंग कॉइल को, जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है। यानी उसमें करंट की मिकदार कभी ज़्यादा और कभी कम की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम करंट को इंड्यूस करवाएंगे। सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। यानी हमने दो कॉइल्स का सिस्टम एक ले लिया जो कि एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं। द कॉइल ए कनेक्टेड विद द बैटरी, यानी जो आपको करंट दे रहा होगा वो आपका होगा प्राइमरी कॉइल, ठीक है। वाइल द सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इज़ कनेक्टेड टू द कॉइल बी, यानी ए को हमने कनेक्ट किया बैटरी से ताकि वो इसमें से करंट को पास ऑन करवा सके, और उसके बाद गैल्वानोमीटर हमने अटैच किया बी के साथ। बी के अंदर कोई भी करंट अभी इंड्यूस नहीं हो रहा। We observe that as soon as the switch of coil A is closed, the galvanometer shows the momentary deflection. यानी जैसे ही कॉइल A का स्विच क्लोज होता है, ठीक है, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट क्लोज्ड हो जाता है, तो क्या होता है कि B के हमें गैल्वानोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नज़र आती है। फिर कहा है उन्होंने कि when the switch is open, the galvanometer again shows the deflection, but this time the direction is opposite to that of previous case, ठीक है। यानी जब आपका स्विच क्लोज है तब करंट फ्लो कर रहा है, तब भी डिफ्लेक्शन होगी। जब आपका स्विच क्लोज नहीं है, यानी इस तरह से ओपन ही है, तो उस वक्त भी क्या होगा कि डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन ऑपोजिट होगी। We can explain these observation by the Faraday's laws of electromagnetic induction, यानी हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से शो कर सकते हैं इस लॉ को, यानी इस फिनोमिना को हम इस लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी लॉ को किया था। When the switch of a coil A closed, the current begins to flow in the coil due to the magnetic field is developed अक्रॉस द कॉइल। यानी ए जो है उसके अंदर जब स्विच क्लोज हुआ, इसमें से करंट फ्लो किया और उसके अंदर क्या हो गया? एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी, यानी कुछ जो आपकी फोर्सेस हैं, क्योंकि ये दोनों नेबरिंग है, यहाँ लिखा भी हुआ है नेबरिंग, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने यही कहा था कि ये एक दूसरे के क्लोज्ड प्लेस किए गए, तो कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इसके अंदर से पास ऑन करती हैं। सिंस द करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल ए, हैंस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अक्रॉस द बी आल्सो चेंजेस, ड्यू टू विच अ करंट इज इंड्यूस इन कॉइल बी इन अकॉर्डेंस ऑफ विद द फैराडेज लॉ। यानी अगर हम देखें तो अगर इसके अंदर से करंट की मिकदार को हम चेंज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो लाइन ऑफ फोर्सेस पे भी इफेक्ट आएगा, और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसमें करंट इंड्यूस होगा। किसमें? बी वाली में। ए वाली में
हम करंट खुद दे रहे हैं बैटरी से, ठीक है। इसमें हम करंट दे रहे हैं लेकिन इसको हम करंट नहीं दे रहे। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट जो है वो क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। When the current of in the coil A becomes steady, the number of magnetic field lines across the coil A also becomes constant, ठीक है। यानी अगर करंट जो है वो आप कांस्टेंट कर देते हैं यानी एक ही मिकदार पे रखते हैं तो फिर लाइन ऑफ फील्ड ऑफ जो लाइन फोर्स की होंगी, जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। देयरफॉर नो मोर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू द कॉइल बी ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन बी रिड्यूस टू ज़ीरो। यानी अगर हम इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, एक ही तरीके से फ़्लो करवाते रहेंगे करंट को ए के अंदर से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ना होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि बी के अंदर इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उसने कहा हुआ है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी आप जब करंट लाइंस फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो करंट भी इंड्यूस उसी तरह ही होगा। Similarly, when the switch of a coil A is opened, the flow of current through it stops and its magnetic field reaches to zero. यानी जब हम ओपन करते हैं ए के स्विच को, अभी ये क्लोज्ड की बात हो रही थी कि स्टडी करंट ही जाता है, लेकिन अगर हमने स्विच ही ओपन कर दिया तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। The number of magnetic field lines of forces of the coil B decreases to zero due to which the current again induced in it but in opposite direction to that in the previous case. यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि फील्ड लाइंस चेंज होंगी, वो भी ज़ीरो हो जाएंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कम होने से या नंबर चेंज होने से कॉइल में क्या होगा, बी में, यानी फिर से डिक्रीज़ होगा। लेकिन आपको डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वानोमीटर में, लेकिन किस शेप में, ऑपोजिट में, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन शो हो रही होती है यहाँ पर, ओके। क्योंकि लेंस लॉ में भी अगर आप देखें तो हमने ये कल पढ़ा था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज़ ऑलवेज डैट इज़ अपोजिस द केस डैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है जी। यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल बनती है म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका करंट जिसमें से पास ऑन कर रहा होता है वो प्राइमरी, और जिसके अंदर करंट इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी होती है, ये कॉइल्स। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है म्यूचुअल इंडक्शन की वो क्या है, ट्रांसफार्मर, जो कि हम लोग हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। जो मेन आपकी लाइंस हैं जो पावर हाउस से आती हैं, वो लोग उनको घरों में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस वोल्टेज को, उसके लिए यूज़ किया जाता है। द ट्रांसफार्मर इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज यूज़, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अब बताया है कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ के काम आता है कि वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। The usage of transformer is common because they change the voltage of relatively little loss of energy. यानी क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं लेकिन कम एनर्जी को लॉस करेंगे। In fact, the many of devices in our homes such as game systems, printers and stereos use the transformer for their working. यानी हमें जो वोल्टेज वैसे भी आता है, जो आप लोग स्विचेस में हमें आता है, जिसे आपके घर में जो वायरिंग में आ रहा होता है करंट, आपकी हर डिवाइस को उस तरह से यूज़ नहीं करती, तो वो उसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर अटैच किया जाता है और वो डिवाइस के अकॉर्डिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और उसमें क्या होता है कि एनर्जी भी लिटल लॉस होती है। अब यहाँ पर वर्किंग को डिस्कस किया गया हुआ है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। A transformer has the two coils electrically insulated from each other but wound around the some iron core. यानी ये एक दूसरे से तो वैसे
क्या होती है, दूर होते हैं, यानी इंसुलेटेड होती हैं ये। लेकिन ये क्या होती है, एक आयरन कोर के ऊपर लपेटी गई होती है, यानी इधर भी कॉइल, यानी कॉइल्स की शेप में होगा और इधर भी, ठीक है। देन one coil is called primary coil, the other coil is called secondary coil. The number of turns on the primary coil and secondary coil are represented by NP and NS जी। जन नंबर ऑफ टर्न्स यानी कॉइल्स की, जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स ये होते हैं कॉइल्स के, जितने ज़्यादा कॉइल, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी यहाँ देखें तो इसमें यहाँ कम है और ये यानी यहाँ आपको नज़र अगर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये साथ साथ होने की वजह से अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक ये देखें लाइंस हैं, ठीक है। When the primary coil is connected with the source of AC voltage, यानी AC वोल्टेज में कि आपके जो मेन यानी जहाँ से आपको करंट आ रहा है वहाँ पर जब प्राइमरी वोल्टेज को, प्राइमरी कॉइल को अटैच किया जाता है, the changing current creates the changing magnetic field which is carried through the core of the to the secondary coil. In secondary coil the changing field induce the alternating EMF। यानी अगर ये प्राइमरी कॉइल के अंदर हमने जो भी मैग्नेटिक फील्ड दिया उससे जो भी आपका इंड्यूस करंट हो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी आपका अफेक्ट है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा सेकेंडरी कॉइल में, और वहाँ पर क्या आएगा, अल्टरनेटेड ईएमएफ आ जाएगा। द ईएमएफ इंड्यूस टू द सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड द वोल्टेज Vs इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज Vp। यानी जो आपके प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको Np और सेकेंडरी के Ns, और इसी तरह जो उनके अंदर वोल्टेज यानी ईएमएफ आप कर रहे हैं उसमें आपका जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में होगा वो Vs और जो प्राइमरी कॉइल में होगा वो Vp, और यहाँ उन्होंने कहा है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल इज़ द मीनिंग के द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़, यानी आप दो रेशियोज़ को इक्वल कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है जैसे आप ये कहें NP रेशियो NS इज़ इक्वल टू, यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाता है, यानी इसको ऐसे शो किया जाता है। लेकिन जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं, या आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि हम इसको इक्वल में फिर कन्वर्ट करके दो रेशियोज़ की इक्वलिटी को शो करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में। और यहाँ आएगा अगर NP है पहले तो VP रेशियो VS, ठीक है। The secondary voltage also depends upon the ratio of number of turns on the secondary coil and the number of turns on the primary coil। यानी ये एक दूसरे के के साथ रेशियो बनाते हैं, और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉल्स सेकेंडरी कॉल्स ये रेशियो बनाते हैं। इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो एक दूसरे की क्या है, प्रोपोर्शनल है। एज शोन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसको ऐसे एक्सप्रेशन को शो किया है। अगर मैं इसको भी कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा NP ओवर NS इज़ इक्वल टू VP ओवर VS, ठीक है। If the secondary voltage is larger than the primary voltage, the transformer is called step-up transformer. If the secondary voltage is smaller than the primary voltage, the transformer is called step-down transformer. अब यहाँ पर जो दो चीज़ें जिक्र की गई हैं उनमें इनकी काइंड्स के बारे में बताया गया है। ट्रांसफार्मर की दो काइंड्स हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जब आप इनका डिफरेंस लिखते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट सिर्फ ये चीज़ें लिखकर तो इसको इनफ कर देते हैं कि हाँ जी डिफरेंस कवर हो गया कंप्लीट। ऐसा नहीं है, आपने जब ये डिफरेंस बताना है तो ये डिफरेंस की वजह भी बतानी है। इन डिफरेंस की वजह क्या है, स्टेप अप का मीनिंग कि अगर वोल्टेज अप हो रहा है सेकेंडरी में, यहाँ देख लें तो मीनिंग इज़ डैट कि NP इज़ स्मॉलर दैन NS, ठीक है। जिसके कॉइल्स की तादाद ज़्यादा होगी उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और अगर स्मॉलर है तो उसमें आप देखें
सेकेंडरी वोल्टेज स्मॉलर दैन द प्राइमरी, तो उसमें आएगा आपका NP ग्रेटर दैन NS। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये स्मॉलर हो गया है, ठीक है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर, तो उनके नंबर ऑफ टर्न्स में भी फ़र्क आपको बताना पड़ेगा। ये दो काइंड्स हैं इसकी ट्रांसफार्मर की। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि आपका आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज़ इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड टू द प्राइमरी सर्किट। यानी ऐसा आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर लॉस ना करे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो, सेकेंडरी सर्किट की भी और प्राइमरी सर्किट की भी एक दूसरे की क्या हो, इक्वल हो। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट नो पावर इटसेल्फ, यानी कोई भी ये ना तो वो पावर को चेंज कर रहा है, ना ही यूज़ कर रहा है, ना ही लॉस कर रहा है, ना ही उसकी पावर की कोई भी फॉर्म को चेंज कर रहा है। एंड फॉर सच अ ट्रांसफार्मर वी कैन राइट PP मीनिंग इज़ प्राइमरी पावर इज़ इक्वल टू सेकेंडरी पावर, और पावर का फार्मूला हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था, P इज़ इक्वल टू VI। तो यानी जब आपकी पावर भी सेम हो जाए तो उस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। हम लोगों ने आज पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रैक्टिकल जो हमारा एप्लीकेशन है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की वर्किंग के बारे में पढ़ा, फिर ट्रांसफार्मर के काइंड्स के बारे में पढ़ा है, और फिर आइडियल ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टेप अप की ट्रांसफार्मर की डायग्राम है और ये स्टेप डाउन की। आपने जब इनका डिफरेंस बताना है तो ये नंबर ऑफ़ कॉइल्स का भी डिफरेंस लिखें, और ज़्यादा अच्छा ये भी है कि आप साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ करें, ठीक है बेटा जी। आज आपके 15 चैप्टर का जो थ्योरी के लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है वो जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।